उसके बाद स्पाइरल टेलेंजेक्टेसिया भी जो है ये रेफ़र करता है असल में पल्सेटाइल एरे होती हैं डायलेटेड सबक्यूटेनियस आर्टरीज़ की अबाउट अ सेंट्रल कोर, ठीक है, वो रेडियली ऐसे सेंट्रल कोर से रेडिएट कर रही होंगी बिल्कुल स्पाइडर की तरह। और ये हमने पढ़ा कि ब्लैंच कर जाती हैं जब उन पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है उनके सेंटर पे। और ये स्पाइरल टेलेंजेक्टेसिया ज़्यादातर कहाँ पे होती है? फेस, अपर चेस्ट, नेक या फिर एब्डोमेन में। ये हाइपर ईस्ट्रोनिज्म के साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है, यानी ईस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स का ज़्यादा हो जाना बॉडी में इसमें हमें मिलता है, एज इट इज़ सीन इन द सिरोसिस एंड प्रेगनेंसी। तो हाइपर स्टीरोनिज्म जो है इन दोनों कंडीशंस में होता है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा, जो कि है ग्लोमस ट्यूमर। तो ग्लोमस ट्यूमर को याद रखिएगा कि ग्लोमेंजोमा भी कहते हैं। ग्लोमस बॉडी असल में एक स्पेशलाइज्ड आर्टीरियो वीनस अनास्टोमोसिस होती हैं जो कि थर्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, ये फिगर मैंने आपको ये ग्लोमस बॉडीज़ दिखाने के लिए खोला है, ठीक है। इस फिगर में देखिए, तो यहाँ पे ये आर्टीरियो वीनस अनास्टोमोसिस हो रही है जिसको हम ग्लोमस बॉडीज़ कहते हैं। तो ये हमारी ना जो फिंगर्स होती हैं, स्पेशली डिजिटल फिंगर्स, डिजिटल उनमें और सोल ऑफ द फुट में ना ये बॉडीज़ ज़्यादा होती हैं। करती क्या है, ये हमारी जो है थर्मो रेगुलेशन और स्किन में ना मतलब टेम्परेचर की रेगुलेशन करवाती हैं, मेंटेन कर रही होती है टेम्परेचर को। तो अब ये होती है ग्लोमस बॉडी, आर्टीरियो वीनस अनास्टोमोसिस, जो कि थर्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। तो इसका जो ट्यूमर है ये एक बिनाइन होता है लेकिन पेनफुल ट्यूमर है ग्लोमस बॉडी का, ठीक है। ग्लोमस ट्यूमर जो है ये डिस्टल जो पोर्शन है हमारे डिजिट्स का, हमने फिगर भी देखा था बेसिक से कि उनको जो है स्पेशली इन्वॉल्व करता है, स्पेशली जो हमारे फिंगर नेल्स होते हैं ना उनके नीचे होता है। अगला ट्यूमर है बेसिलरी एंजियोमेटोसिस। ये भी हमने कहा बिनाइन कैपिलरी की ही प्रोलिफरेशन है जो कि स्किन को और विजरल ऑर्गन्स को एड्स वाले पेशेंट्स में जो है इन्वॉल्व करती है। स्किन एक याद रखना है और दूसरा विजरल ऑर्गन्स को। तो ये ग्राम नेगेटिव बेसिला है जो कि बार्टोनेला हेंसले एंड बार्टोनेला क्विनेटा इन दोनों की वजह से होता है। मॉर्फोलॉजी में इसमें हमें क्या नज़र आएंगे? रेड से पेप्यूल्स होंगे और नोड्यूल्स होंगी, कैपिलरी की प्रोलिफरेशन हो जाएगी, न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लामेशन मिलेगी और ना पर्परिश ग्रेनुलर मटीरियल होगा जिसमें ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा। अगली कंडीशन है कपोसी सार्कोमा। तो ये लो ग्रेड का बॉर्डर लाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, लेकिन किस चीज़ का है? एंडोथेलियल सेल्स का है, लो ग्रेड। ये कपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पिस वायरस, जिसको हम ह्यूमन हर्पिस वायरस 8 कहते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड है। मॉर्फोलॉजी में इसमें हमें जो है मल्टीपल रेड पैचेस, प्लैक्स या नोड्यूल्स तीनों चीज़ें मिल सकती हैं जो हमने बेसिक से भी पढ़ा। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी में एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन हो जाएगी, वास्कुलर स्पेसेस हमें स्लिट लाइक मिलेंगी, एक्स्ट्रावेजेटेड आरबीसीज होंगे, हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस। अब इसकी 4 टाइप्स हमने पढ़ी बेसिक में। क्रोनिक कपोसी सार्कोमा जिसको हम क्लासिक भी कह रहे थे, इसको हम क्लासिक कहते हैं, या फिर यूरोपियन कपोसी सार्कोमा, तो ये HIV के साथ एसोसिएटेड नहीं होती। उसके बाद लिम्फेडेनोपैथिक कपोसी सार्कोमा जिसको हम अफ्रीकन या इंडेमिक भी कह रहे थे, तो उसका दूसरा नाम है लिम्फेडेनोपैथिक, तो ये HIV के साथ एसोसिएटेड है। देन है ट्रांसप्लांट एसोसिएटेड कपोसी सार्कोमा। ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स जो होते हैं ना, जो या फिर जो कि मतलब इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे होते हैं, तो उनमें ये होता है, ये वाली अग्रेसिव टाइप है लेकिन ये रिग्रेस कर जाएगी जैसे ही इम्यूनोसप्रेशन जो है वो कम होगी। यानी इम्यूनोसप्रेसिव हम थेरेपी दे रहे हैं, उसकी वजह से ये हुआ है इन्फेक्शन, तो इम्यूनोसप्रेशन को अगर कम कर दें तो ये सही हो सकता है। देन है एड्स एसोसिएटेड, तो ये अग्रेसिव कपोसी सार्कोमा है और उसमें बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड विजरल डाइसेमिनेशन हो जाती है हमारे विजरा को, और कीमोथेरेपी से ये रिस्पॉन्सिव है, एंड इसके अलावा इंटरफेरॉन अल्फ़ा। अब आ जाए लास्ट टॉपिक जो है एंजियोसार्कोमा। ये एंडोथेलियल ही न्यूप्लाज्म है लेकिन याद रखिएगा मैलिग्नेंट है। तो दोनों सेक्सेस में ये होता है, एज इसमें ओल्डर एडल्ट में ज़्यादा है, प्रोग्नोसिस इसकी बहुत ही पुअर है। कहाँ कहाँ एंजियोसार्कोमा हो सकता है? स्किन में, हमारी सॉफ्ट टिश्यूज़, ब्रेस्ट और लिवर। तो इसमें जो मॉर्फोलॉजी में हमें जो अर्ली लीजन छोटी सी वेल डिमार्केटेड नज़र आएंगी, मल्टीपल सी रेड नोड्यूल्स होंगी छोटी छोटी सी। बाद में ये लीजन्स बड़ी हो जाएंगी, फिर फ्लैशी, उनमें मासेस होंगे ग्रे वाइट सॉफ्ट टिश्यू के। द मार्जिन्स ब्लेंड imperceptibly with the surrounding structures. All degree of differentiation of these tumors may be found. दैट्स इट। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ चैप्टर हमारा इरफान मसूद से, एज वेल एज पैथोमा, फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा से भी हमने कर लिया। बाकी ये रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी से लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, विच इज़ दी पैथोलॉजी ऑफ द वास्कुलर इंटरवेंशन। देखिए, मॉर्फोलॉजिक चेंजेस जो कि हमारी वेसल्स में हो रहे होते हैं किसी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के बाद, जैसे कि बैलून एंजियोप्लास्टी के बाद, स्टेंट लगाने के बाद या बाईपास सर्जरी के बाद, तो ये जो है रिकेपिचुलेट होते हैं मैनी ऑफ द चेंजेस जो कि होते हैं इन द सेटिंग ऑफ अदर फॉर्म ऑफ वास्कुलर इंजरी। अब लोकल जैसे ट्रॉमा हो जाए, जैसे कि स्टेंटिंग की वजह से,
या फिर वास्कुलर थ्रोम्बोसिस हो जाए जो कि एंजियोप्लास्टी के बाद होता है, और एबनॉर्मल मैकेनिकल फोर्सेस जैसे फॉर एग्जांपल सेफेनस वेन जो हम इंसर्ट करते हैं आर्टीरियल सर्कुलेशन में एज अ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट की तरह, तो ये सारे जो है ना इंड्यूस कराते हैं सेम स्टीरियोटिपिकल हीलिंग रिस्पॉन्सेस, जिसमें आ जाता है कि फाइब्रोमस्कुलर इंटीमल हाइपरप्लास्टिक लेजन्स हो जाती हैं जो कि स्मूथ मसल सेल्स और एंडो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बनी होती हैं। ठीक है, ये हीलिंग रिस्पॉन्सेस होगा। तो थस जस्ट एज विथ एथेरोस्क्लेरोसिस, इंटरवेंशन जो हैं जो कि इंजर करती है हमारी एंडोथेलियम को, ये टेंड करती हैं टू इंड्यूस इंटीमल थिकनिंग करवा देंगी बाय रिक्रूटिंग स्मूथ मसल सेल्स, उनको वहाँ पे ले आएंगी और प्रमोट करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिपोजिशन। तो सबसे पहले एंडोवास्कुलर स्टेंटिंग की बात करते हैं डिटेल में। आर्टीरियल स्टीनोसिस स्पेशली हमारी जो कोरोनरी और कैरोटिड आर्टरीज में हो जाती है स्टीनोसिस, तो ये हम डायलेट कर सकते हैं ट्रांजिएंटली एक बैलून कैथेटर को इन्फ्लेट करके, ताकि प्रेशर पड़े इतना सफिशेंट और कि मतलब जो ओक्लूड कर रहा है ना ब्लड वेसल को प्लैक, वो प्लैक रप्चर कर जाए, इतना हम उस बैलून को इन्फ्लेट करेंगे, फुलाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं बैलून एंजियोप्लास्टी। तो ऐसा करने में ना लिमिटेड आर्टीरियल डायसेक्शन भी इंड्यूस हो सकती है। ठीक है, आर्टरी डायसेक्ट भी हो सकती है। एंजियोप्लास्टी कॉम्प्लिकेट हो सकती है बाय एब्रप्ट रीक्लोजर, अगर हो जाए अचानक से रीक्लोजर हो जाए, जो कि क्यों होता है, जब कंप्रेशन हो जाती है लूमेन की एक्सटेंसिव सर्कमफेरेंशियल या लॉन्गिट्यूडनल डायसेक्शन की वजह से या फिर थ्रोम्बोसिस की वजह से ब्लड वेसल के लूमेन जो है वो बिल्कुल ही एब्रप्टली रीक्लोज कर जाएगा। तो in view of this, well over 90% of the endovascular coronary procedures involve both angioplasty and concurrent coronary stent placement। तो मतलब एंजियोप्लास्टी हम बैलून वाली कर भी रहे हैं, उसके बाद हमें स्टेंट भी रखना होता है क्योंकि एब्रप्ट रीक्लोजर होने का खतरा होता है। ठीक है, कोरोनरी स्टेंट जो है, अब ये क्या है, ये एक्सपेंडेबल ट्यूब्स होती हैं जो कि मेटेलिक मैश की बनी होती है। ये लार्जर और ज़्यादा रेगुलर लूमेन प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, यानी एक ट्रैक डाउन कर देंगी इंटीमल फ्लैप्स को और डायसेक्शंस को जो कि एंजियोप्लास्टी के दौरान होती हैं। ठीक है, हमने एंजियोप्लास्टी की तो उसकी वजह से जो इंटीमल फ्लैप्स बन गए या डायसेक्शंस होंगे तो उनको मतलब खोल देंगे, लूमन को सही कर देंगे। और मैकेनिकली ये जो है ना वास्कुलर स्पाजम को जो है जो कि स्पाजम हो जाए उसको भी रोकेंगे, लिमिट करेंगे। नेवरदलेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंडोथेलियल इंजरी, थ्रोम्बोसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इमीडिएट पोस्ट स्टेंटिंग कॉम्प्लिकेशन। थ्रोम्बोसिस होती है, बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो पेशेंट्स को हमें पोटेंट एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स भी देने होते हैं, प्राइमरीली जो प्लेटिलेट एंटागोनिस्ट हैं ये हम देंगे ताकि उनको अक्यूट कैटास्ट्रोफिक थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन्स ना हो जब तक कि स्टेंटेड जो रीजन है वो एंडोथेलाइज नहीं हो जाता। लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है एंजियोप्लास्टी की वो लिमिटेड है बाय द डेवलपमेंट ऑफ प्रोलिफरेटिव इन स्टेंट रीस्टीनोसिस। अब मतलब स्टेंट भी लगा दिया, उसके बाद भी जो है ना कभी कभार प्रोलिफरेटिव इन स्टेंट रीस्टीनोसिस भी हो जाती है। तो अब इस तरह की जो इंटीमल थिकनिंग है ये रिजल्ट करेगी इन क्लिनिकल सिग्निफिकेंट ल्यूमिनल ऑक्लूजन, जो कि तकरीबन 1/3 ऑफ द पेशेंट्स में विद 6 to 12 मंथ ऑफ द स्टेंटिंग के बाद देखी गई है। ठीक है, तो अगर हम फिगर देखें 10.32, तो यहाँ पे जो है दिखाई गई है रीस्टीनोसिस जो कि एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग के बाद हो रही है। तो इस फिगर में ग्रॉस व्यू दिखाया गया है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है रेजिडुअल एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक जो कि इन एरो से हमें नज़र आ रहा है, और न्यू जो ग्लिस्टनिंग इंटीमल प्रोलिफरेटिव लेजन है वो भी हमें विजिबल है। ठीक है, इंटीमा की प्रोलिफरेटिव लेजन हो गई है। इसके बाद अगर इसके साथ बी फिगर देखें तो यहाँ पे दिखाया गया है हिस्टोलॉजिक व्यू जिसमें थिकन नियो इंटीमा हमें नज़र आ रहा है और ये ओवरलाई कर रहा है स्टेंट की वायर्स को। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का डायमंड बना हुआ है जो एरो से इंडिकेट हो रहा है ये हमें शो कर रहा है कि मतलब नियो इंटीमा जो है स्टेंट के ऊपर, स्टेंट वायर्स के ऊपर थिकन हो गई है जो कि इनक्रोच कर रही है लूमेन को। ठीक है, तो अब जो है ना नए किस्म की जनरेशन ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स की डिज़ाइन की गई हैं जो कि ताकि हम अवॉइड कर सकें इस कॉम्प्लिकेशन को बाय रिलीजिंग द एंटी प्रोलिफरेटिव ड्रग्स। यानी इन स्टेंट्स से जो है ना ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट से पैक्लीटेक्सेल, सिरुलिमस, इस तरह की जो एंटी प्रोलिफरेटिव ड्रग्स हैं वो रिलीज़ होती हैं हमारी एडजेसेंट वेसल वॉल के अंदर, जो कि ब्लॉक कर देंगे स्मूथ मसल की एक्टिवेशन को। तो स्मूथ मसल प्रोलिफरेट नहीं करेगा और लूमन ओक्लूड नहीं होगा। अब इस तरह की स्टेंट्स का यूज़ जो है उसने कम कर दिया है इस इंसिडेंस रीस्टीनोसिस का एट 1 year by 50 to 80%। अब
अभी हमने ये सारा कर लिया एंडोवास्कुलर स्टेंटिंग। अब आ जाए अगले टॉपिक पे जो कि है वास्कुलर रिप्लेसमेंट। सिंथेटिक या फिर ऑटोलॉगस जो वास्कुलर ग्राफ्ट्स हैं कॉमनली यूज़ किए जाते हैं ताकि हम हमारी डैमेज जो वेसल्स हैं या फिर बाईपास डिजीज़ जो आर्टरीज़ हैं उनको रिप्लेस कर सकें। तो सिंथेटिक या ऑटोलॉगस वास्कुलर ग्राफ्ट हम यूज़ करते हैं। तो ऑफ द सिंथेटिक ग्राफ्ट लार्ज बोर वाली जो है 12 to 18 मिलीमीटर डायमीटर के कंडुइट्स ये फंक्शन करते हैं वेल इन द हाई फ्लो लोकेशंस। जैसे कि हमारी हाई फ्लो लोकेशंस कहाँ पे हैं, एओर्टा में। जबकि स्मॉल बोर वाले जो ग्राफ्ट हैं आर्टिफिशियल जो 8 मिलीमीटर से भी कम है या उतने हैं डायमीटर के हैं, तो ये जनरली फेल कर जाएंगे। क्यों फेल कर जाएंगे, क्यों सक्सेसफुल नहीं है? अक्यूट थ्रोम्बोसिस की वजह से या फिर लेट इंटीमल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। प्राइमरीली कहाँ पे होगा? एट द जंक्शन ऑफ द ग्राफ्ट एंड द नेटिव वास्कुलेचर, यानी एक वास्कुलेचर नेटिव है, दूसरा हमने ये लगाया है, तो इनके जंक्शन पे जो है इंटीमल हाइपरप्लेजिया हो सकता है बाद में या अक्यूट थ्रोम्बोसिस। तो इसलिए छोटे वाले जो ग्राफ्ट है ये इतने सक्सेसफुल नहीं है। अब कॉन्सिक्वेंटली जब स्मॉल बोर वाली जो वेसल रिप्लेसमेंट है वो जब ज़रूरी होती है, चाहिए होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरीज़ के लिए हमें स्मॉल बोर वाली चाहिए होती है, तो ग्राफ्ट जो है उनको फैशन किया जाता है या तो फ्रॉम द ऑटोलॉगस सैफिनस वेन से हम लेते हैं जो कि उसी ही पेशेंट की अपनी ही टांग से लिया जाता है, या फिर लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी। इसको याद रखना, ये बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। तो लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी से भी लिया जा सकता है उसी पेशेंट की। तो ये जो है ना लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो है ये ब्रेस्ट को और एंटीरियर चेस्ट वाल को सप्लाई करती है। इसका जो है ना ये ग्राफ्ट लिया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि लॉन्ग टर्म पेटेंसी जो है सैफिनस वेन के ग्राफ्ट की वो तकरीबन 50% है 10 ईयर्स तक। अब इस तरह के ग्राफ्ट जो है वो ऑक्लूड कर जाएंगे थ्रोम्बोसिस की वजह से, टिपिकली अर्ली, या फिर महीनों से सालों के बाद जो है ऑपरेशन के बाद जो है इंटीमल थिकनिंग की वजह से ये ऑक्लूड कर जाएंगे, और वेन ग्राफ्ट की एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी कर सकते हैं। तो बाय कंट्रास्ट मोर देन 90% जो इंटरनल मेमोरी आर्टरी के ग्राफ्ट्स हैं ये 10 ईयर्स के बाद भी जो है पेटेंट ही रहते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छे हैं इंटरनल मेमोरी आर्टरी वाले। दैट्स इट। यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर 10 है ब्लड वेसल्स ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।